Hey guys, I'm back with another video. So this is the week 4 of cohort 2 and there are a lot of things to be covered in this week. So I have decided to break down into 3 parts, basically 3 videos. In first video I will cover the auxiliaries APIs, DOM extra, or input function and throat limiting. In part 2 of video I will cover the Mongoose in detail, and part 3 of video I will cover the Express in detail. So Mongoose and Express are the very important topics to be covered in the backend part. So I have decided to upload the separate videos of the Mongoose and Express in that. Now our first topic is auxiliaries API. Now what is auxiliaries APIs? The extra APIs that we are using in our project apart from the JavaScript API to enhance our project application, those are called the auxiliaries APIs. Like auxiliaries APIs in the context of the web development refer to the additional interface and functionality provided by the browser or runtime environment beyond the core JavaScript language. For example, there are different kinds of auxiliaries APIs like Node.js API, third-party API and web API. तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपीआई होती है, जिसमें पहला है तुम्हारा कि Node.js एपीआई, जिसमें कि जो जावा होती है वो इनबिल्ट कुछ हम लोगों को एपीआई ऑलरेडी प्रोवाइड करती है कि हम लोग फाइल सिस्टम से नेटवर्क से या कह सकते हो तुम सर्वर से हम लोग इंटरटेन कर सकते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्वर साइड जावा using the Node.js, there are the API specific to the Node.js that provide the access to the file system, networking and other server related functionality. जैसे कि यहाँ पे एक फाइल सिस्टम से एंटरटेन करने के लिए हम लोगों को या तो कम्युनिकेट करने के लिए एक एपीआई आती है fs करके. तो यहाँ पे मैंने fs इंपोर्ट किया हुआ है, fs.read फाइल, यहाँ फाइल में रीड कर रहा हूँ फाइल.टेक्स्ट को. उसके बाद UTF कैरेक्टर, बेसिकली ये मोड होता है उसे रीड करने का एक तरीके से फाइल सिस्टम को. फिर एरर एंड डेटा, यहाँ पे एरर शो कर रहा हूँ और यहाँ पे डेटा नीचे. उसके बाद थर्ड पार्टी एपीआई आते हैं, जैसे गूगल मैप हो गया. गूगल मैप से अगर मुझे कुछ काम कराना है तो उसकी भी एपीआई आती हैं कि ताकि हम लोग गूगल मैप से कम्युनिकेट कर सकें एक तरीके से. API provided by the external service or libraries that developer can use to enhance their application, for example, including the Google Map API, Twitter API, and any other API that allow the integration with the external services. जैसे कि यहाँ पे मैं पहले इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ मैप का एक, उसके बाद एक मैंने HTML बनाया होगा कोई, उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बाय आईडी से यहाँ पे मैप के नाम से. उसके बाद यहाँ पे उसको एलोकेट कर रहा हूँ सेंट्रल पॉइंट उसका क्या होगा बेसिकली. उसके बाद जूम लेवल, मतलब मैप का जूम लेवल क्या होगा 8. वेब एपीआईज, अब वेब एपीआईज भी आते हैं, जैसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटाबेस से मुझे अगर डेटा फेच करना है, जैसे मूवीज़ का डेटा हो गया या किसी यूज़र का डेटा हो गया, तो इसमें तुम्हारी वेब एपीआईज आ जाएंगी. दिस आर द ब्राउजर स्पेसिफिक एपीआई दैट प्रोवाइड द एडिशनल फंक्शनलिटी टू जावास्क्रिप्ट फॉर द इंटरेक्टिंग विद द ब्राउजर एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, फेच एपीआई फॉर मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड द वेब स्टोरेज एपीआई फॉर लोकल स्टोरेज. देखो यहाँ पे फेच मैंने लिखा है, फेच एपीआई एक प्रोवाइड करता है, ये इनबिल्ट होता है जावास्क्रिप्ट में. तो ये मैंने एक यहाँ पे यूआरएल डाल रखा है. बेसिकली यहाँ पे कोई यूआरएल डाल देना तो मैं एक डेटा मिल जाएगा फेच से. उसका डॉट देन से लगा के मैंने रेस्पॉन्स निकाला है, उसके बाद रेस्पॉन्स प्रिंट कर रहा हूँ. या तो अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं कैच एरर यहाँ पे करके एरर प्रिंट करा रहा हूँ. तो सिंपल ये कि एक टॉपिक है डॉम में कि डॉक्यूमेंट होता क्या है. बेसिकली डॉक्यूमेंट तुम्हारा रूट लेवल का जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं. The document object provides an entry point of the DOM and it is represents the entire element or the XML document. Developer can use the method and properties provided by document object to interact with the manipulate the content of the web page dynamically. Basically, it is used to entertain the data dynamically. So now the DOM extra, like कुछ extra parts DOM के इसमें भी कवर किए गए थे. Basically रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ. तो पहला है क्लास वर्सेस आईडी. व्हाट इज द क्लास वर्सेस आईडी? लाइक इफ अगर हम किसी डिव एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को कह सकते हैं, अगर हम क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस दे सकते हैं, वो यूनिक नहीं होता है. वो एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम लोग क्लास दे सकते हैं, वो सेम क्लास. बट आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, एक एलिमेंट को एक ही दी जा सकती है, उससे ज़्यादा एलिमेंट को नहीं दी जा सकती है. सो नाउ क्लासेस यूज टू ग्रुप द मल्टीपल HTML एलिमेंट टुगेदर. सिंटेक्स, लाइक ये सिंटेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्लास लिखेंगे नेम और उस क्लास का नेम लिख देंगे यहाँ पे. उसका सिंटेक्स सेम सिंटेक्स यही है. और उसके बाद आईडी यूज्ड फॉर द यूनिकली आइडेंटिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिक HTML एलिमेंट. ये तुम्हारा सिंटेक्स हो गया एलिमेंट. जैसे कोई भी तुमने डिव बनाया तो यहाँ डिव लिख दोगे आईडी एंड यूनिक आईडी, जो तुम्हारी आईडी देना चाहते हो उसे. उसके बाद मेथड्स टू सेलेक्ट द एलिमेंट. क्या क्या मेथड्स होते हैं एलिमेंट को सेलेक्ट करने के, जो ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ. यहाँ बस रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ कि हाँ क्या क्या था उसमें, क्योंकि वीक 4 में कवर कराया गया इसलिए. गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट फिर क्वेरी सेलेक्टर्स.
जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा तुम्हारा क्वेरी सिलेक्टर होगा आगे चल के प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पहले मैं एक डिव एलिमेंट बना रहा हूँ जिसको आईडी दिया मैंने एग्जांपल करके, और पैराग्राफ टैग बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्लास दिया हाईलाइट करके। अब स्क्रिप्ट टैग मैं दोनों को एक तरीके से फेच कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले कॉन्स्ट एलिमेंट आईडी जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ दे रखा है, मैं डिव को यहाँ फेच कर रहा हूँ। उसके बाद एलिमेंट आईडी डॉट स्टाइल कलर, उसका कलर जो है मैं ब्लू कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही मैंने पैराग्राफ को भी यहाँ फेच किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हाईलाइट, और फिर वहाँ पे फॉर कॉन्स्ट नेम फॉर एलिमेंट बाय क्लास नेम एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट, इसका बोल्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर भी तुम यूज़ कर सकते हो, कौन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हाईलाइट, और उसका तुम बैकग्राउंड यहाँ पे कलर चेंज करो येलो, सिंपल। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं कि जो कि जानना चाहिए लोगों को, कि जब तुम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हारा इसका यूज़ होगा बहुत ज़्यादा। तो डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट, तो डी बाउंसिंग एक प्रैक्टिस होती है बेसिकली, कि जैसे कि मान लो कि मैं अमेजोन पे गया और लिख रहा हूँ BA लिख रहा हूँ तो एक बैकएंड कॉल जाएगी, फिर BAT लिख रहा हूँ तो एक बैकएंड कॉल जाएगी, BATM लिख रहा हूँ तो एक बैकएंड कॉल जाएगी। तो इतनी हैवी, इतनी ज़्यादा बैकएंड कॉल ना जाए, मैं चाहूँ कि मतलब एक रेट लिमिट कर दूँ कि एक टाइम इंटरवल कि 3 सेकंड बाद ही एक इंटरवल कॉल जाए, हर एक जब मैं लिख लूँ उसके बाद 3 सेकंड बाद कोई एक कॉल जाए। तो उसको हम लोग डी बाउंसिंग एक तरीके से करते हैं। So debouncing is a programming practice used to ensure that the time-consuming tasks do not fire so often, making them more difficult, more efficient. In the context of on-input event, debouncing is often applied to delay the execution of certain action, sending request until after a user has stopped the typing and its specific duration. जो अभी तुम्हें बताया कि जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ यूज़र को, सॉरी किसी वेबसाइट में, और बैकएंड कॉल जाती है, उस बैकएंड कॉल को डिले करने के लिए बेसिकली, कि हर बार एक इतनी बैकएंड कॉल ना जाए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पे छोटा सा कोड है कि मतलब डी बाउंसिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन एक इनपुट टैग बना रखा है जिसमें मैं इनपुट ले रहा हूँ, और एक पैराग्राफ टैग बना रखा है जिसमें कि मैं वो डिस्प्ले करा रहा हूँ। और जब इनपुट टैग में मैं इनपुट ले रहा हूँ और जो कि वो मतलब हर सेकेंड में फायर ना, मतलब बैकएंड कॉल ना जाए, उसको मैं कम करने के लिए एक डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखना कैसे, तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग बना रखा है जिसमें कि ऑन इनपुट, जब भी मैं उसमें इनपुट दूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा डी बाउंसिंग हैंडल इनपुट। मतलब हैंडल इनपुट एक फंक्शन है, उसके बाद ये डिले है, मतलब 5 मिली सेकंड का तुम्हारा डिले हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ टैग बना रखा है। अब स्क्रिप्ट टैग में देखो कि मतलब जो मैंने डॉम पढ़ाया था तो उसको मैं कैसे डायनामिकली हैंडल कर रहा हूँ डॉम की मदद से। तो यहाँ एक फंक्शन है डी बाउंस करके, एक फंक्शन ले रहा है और डिले कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल में रखा है टाइम आउट, और यहाँ पे रिटर्न में पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ टाइम आउट को, मैं बता रहा हूँ ये क्लियर क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद इसी टाइम आउट को सेट टाइम आउट से मैं एक टाइम इंटरवल सेट कर रहा हूँ कि ये फंक्शन तभी चलेगा, मतलब ये इतने डिले के बाद ये फंक्शन चलेगा। तो ये जो क्लियर टाइम आउट है, मानो कि मैंने लिखा यहाँ पे BAT लिखा, तो BAT मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने MAN लिख दिया, बैटमैन लिख दिया उसके बाद। तो BAT को क्लियर करने के लिए मतलब पहली कॉल जा चुकी है, फिर MAN जो है उसके साथ भी एक कॉल जा रही है BAT MAN, तो ओवरलैप दोनों कॉल कर जाएंगे अगर एक ही साथ गई तो। इसलिए पिछली वाले को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर इंटरवल लिखता हूँ, सॉरी क्लियर टाइम आउट लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हैंडल इनपुट मतलब क्या होगा, क्लिक करने पे मतलब शो करेगा बेसिकली कि मैंने क्या इनपुट डाली। यहाँ पे इनपुट वैल्यू निकाल रहा हूँ एलिमेंट आईडी से फेच करके, और यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट को निकाल रहा हूँ डॉट इनर टेक्स्ट करके, यहाँ पे इनपुट वैल्यू से पुट कर दे रहा हूँ सिंपल, और उसे यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट सेंड इनपुट वैल्यू। सो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट वो इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होता है कि जैसे कोई मैं इनपुट दे रहा हूँ तो जो इनपुट चेंज होगा जैसे कोई इनपुट वैल्यू में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इनपुट कैसे चेंज हो रहा है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है ऑन इनपुट करके, जो कि इनपुट वैल्यू में डालूंगा उसमें ऑन इनपुट करके फंक्शन होता है कि उसी से पता लगता है कि हाँ मेरा मतलब क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। तो ऑन इनपुट फंक्शन इज एन इवेंट हैंडलर इन जावास्क्रिप्ट टू गेट द एग्जीक्यूटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड changed by user. This event is triggered dynamically as the user types or modifies the content with the input field, जो मैंने बताया था। और पिछले क्लास में पिछले पीपीटी में मैंने बताया था डिबाउंसिंग क्या होता है, वहीं से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है एक तरीके से कि उसे फेच कर रहा हूँ ऑन इनपुट। देखो यहाँ पे मैं लगा रखा है कि ऑन इनपुट होने पे इनपुट वैल्यू में ये फंक्शन कॉल हो रहा है, डिबाउंस फंक्शन कॉल हो रहा है। तो डिबाउंस यहाँ पे इनबिल्ट नहीं है, हम लोगों ने खुद बनाया है डिबाउंस करके, बस डिबाउंस एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रैक्टिसिंग होती है। नाउ आवर कॉन्सेप्ट इज थ्रॉटलिंग वर्सेस रेट लिमिटिंग। थ्रॉटलिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई, उसमें एक फंक्शन बनाया
और फंक्शन ऑफ एंड फायर हो जा रहा है एक तरीके से, मतलब उसको उसके फंक्शन की एक तरीके से वर्किंग को मुझे अगर लिमिट करना है कि मतलब ये ऑफ एंड फायर ना हो, उसके लिमिट करना है उसे, तो हम लोग थ्रॉटलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मतलब उसे थ्रॉटलिंग कहते हैं, उसकी रेट को अगर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे थ्रॉटलिंग कहते हैं। और रेट लिमिटिंग वो होता है कि जैसे कि मान लो कि कोई एक्सटर्नल एंटिटी है कि मैंने इनपुट वैल्यू डाला और वो फायर हो रहा है, मतलब बाहर अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट, मतलब बाहर कॉल जा रही है, बाहर कॉल जो जा रही है उसको हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी और कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम लोग रेट लिमिटिंग कहते हैं। ये होता है इनसाइड, मतलब किसी फंक्शन प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई कॉल जा रही है, अंदर मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम लोग थ्रॉटलिंग कहेंगे। और ये कॉल अगर बाहर जा रही है तो उसे हम लोग रेट लिमिटिंग कहेंगे। थ्रॉटलिंग का डेफिनेशन देख लो, कंट्रोल द रेट एट विच द स्पेसिफिक एक्शन इज परफॉर्म, मतलब कोई अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कोई एक्शन इनसाइड द प्रोजेक्ट, पर्पज एंश्योर द स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस प्रिवेंटिंग a rapid consecutive action, implement limit the frequency of a particular function within a specified time frame, and rate limiting control the number of the requests as a client make within the specific time period, the protect the server resource, avoid abuse and the maintain the fair usage. Implementation typically applied at the server API level and limiting the request as per minute. Like अगर हम लोग को जैसे कि कोई बैकएंड कॉल करनी है तो हम लोग बेसिकली रेट लिमिटिंग का यूज़ करते हैं, और सिंपल कोई फंक्शन है अगर प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम लोग थ्रॉटलिंग का यूज़ करते हैं वहाँ पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्रॉटलिंग फोकस ऑन द एक्शन फ्रीक्वेंसी एंड द रेट लिमिटिंग फोकस ऑन द रिक्वेस्ट काउंट। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये डिफरेंस बताने के साथ समझ जाए कि हाँ थ्रॉटलिंग और रेट लिमिटिंग में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस। तो थ्रॉटलिंग फोकस ऑन द एक्शन फ्रीक्वेंसी, मतलब काम क्या कर रहा है कोई फंक्शन, उसके बाद रेट लिमिटिंग फोकस ऑन द रिक्वेस्ट, मतलब कोई हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको, तो वो हम लोग का रेट लिमिटिंग के अंदर आता है। थ्रॉटलिंग कैन बी अप्लाइड टू वेरियस एक्शन, रेट लिमिटिंग इज ऑफन यूज्ड एट द एपीआई लेवल। थ्रॉटलिंग एम फॉर a smooth user experience, rate limiting protect the server resources and enforce the fairness, ताकि हम लोग की जो बैकएंड की कॉल जाए वो मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में जाए, हर बार फायर ना हो जाए ओपन, इसलिए हम लोग रेट लिमिटिंग का यूज़ करते हैं उसके लिए। So this was your rate limiting and the throttling concept.